Bismillahirrahmanirrahim. Myself is Dr. Rashid Qazi. I'm a principal of Anjuman Islam's Dr. M.I.J. Tibia Unani Medical College, Warsaw, मुंबई। सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों को, उन तमाम स्टूडेंट्स को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया है। मैं बड़े क्लोज टच में था बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मैं देख रहा था कि जब स्टूडेंट्स पेपर देकर निकले नीट का तो बड़े डिप्रेस थे, बड़े डिस्टर्ब थे, अपसेट थे। वजह यह रही कि जरा नीट का पेपर इस मर्तबा डिफिकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली फिजिक्स का पेपर। लेकिन मैं अब सब बच्चों को यह बताना चाहता हूं कि ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई आपके साथ एक स्पेसिफिक नहीं है। जो पेपर डिफिकल्ट था उसका जो इम्पैक्ट होगा वो तमाम लोगों के रिजल्ट पे होगा और अकॉर्डिंगली मेरिट बनेगी, अकॉर्डिंगली एडमिशंस होंगे। तो किसी एक स्टूडेंट के एडमिशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो पेपर का डिफिकल्ट होना या अनएक्सपेक्टेड होना। तो आप इत्मीनान रखें, आप दुआएं शुरू रखें, आप धड़कते दिल के साथ नीट के रिजल्ट का इंतजार करें। आज की ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे पेरेंट्स के फोन मुझको आ रहे थे। मेरे कॉलेज में भी मुसलसल इंक्वायरी हो रही थी कि सर बीयूएमएस एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, नीट के बाद क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगरचे मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स को गाइड करने के लिए है, बीयूएमएस करने के बाद स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए जो बीयूएमएस कर रहे हैं या बीयूएमएस के बाद करियर गाइडेंस के वीडियो मैं अक्सर बनाता हूं। लेकिन ये पेरेंट्स और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर मैंने ये एक वीडियो बनाने का फैसला किया जिसमें हम उन बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने इस मर्तबा नीट दिया है। तो उनको एडमिशन बीयूएमएस में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या स्कोप है। इस वीडियो में हम नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल एडमिशन के ताल्लुक से बच्चों को गाइड करेंगे, स्पेशली बीयूएमएस एडमिशन के ताल्लुक से बच्चों को थरो गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है नीट मेडिकल एडमिशन के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। नीट यूजी होता है, नीट पीजी होता है फॉर मॉडर्न मेडिसिन, नीट एमडीएस होता है और एआईए पीजीईटी होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि नीट एग्जाम आप जो देते हैं उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे एमबीबीएस में, जैसे आयुष कोर्सेस में बीएएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस। उसी तरह जब आप ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको फिर स्पेसिफिक एग्जाम देना होता है। ये कॉमन एंट्रेंस नहीं होता है। एंट्री लेवल पर तो कॉमन एंट्रेंस होता है, एक ही एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, डीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद अगर आपको मॉडर्न मेडिसिन में हायर एजुकेशन करना है तो उसका नीट अलग होगा। अगर आपको आयुष सिस्टम में हायर स्टडीज करना है, एमडीएमएस करना है, तो उसका नीट अलग होगा, उसको एआईए पीजीईटी कहते हैं। उसी तरह अगर आपको बीडीएस के बाद एमडीएस करना है तो उसका नीट अलग होगा। तो एंट्री लेवल पे एक कॉमन एंट्रेंस होता है, लेकिन हायर लेवल पे आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सबके नीट सेपरेट होते हैं। ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आपने 11 साइंस में एडमिशन किया तो आपका ये नियत थी, आपका ये इरादा था, आपका ये अज़्म था कि आपको डॉक्टर बनना है। तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप आयुष कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे बीएएमएस, जैसे बीयूएमएस, जैसे बीएचएमएस और जैसे बीडीएस। ये तमाम कोर्सेज आप नीट क्वालिफाई करने के बाद अपने मेरिट के अकॉर्डिंगली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, जैसे कि मैं एक यूनानी मेडिकल कॉलेज को हेड करता हूं। आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968। मैंने भी अपना अंडर ग्रेजुएट बीयूएमएस कोर्स इसी अंजुमन इस्लाम के यूनानी मेडिकल कॉलेज से पास किया। मैंने भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में बीयूएमएस के बाद एमएस सर्जरी किया, जनरल सर्जरी। और मैं लास्ट 18 ईयर से इसी कॉलेज में एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूं। since last 7-8 years I am heading the institute। 2017 से मैं एज ए प्रिंसिपल इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं अपने इस वीडियो के जरिए उन बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करूं जो मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली जो बीयूएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आफ्टर नीट, व्हाट इज बीयूएमएस, व्हाट इज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, Unani medical colleges of in India, Unani medical colleges in Maharashtra, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, बीयूएमएस में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है और बीयूएमएस कंप्लीट करने के बाद स्कोप क्या होता है। अपने इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं व्हाट आफ्टर नीट। नीट
क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तीसरा ऑप्शन है आपके पास बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, चौथा ऑप्शन है बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और पांचवा ऑप्शन है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपके पास नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए 5 ऑप्शन है। क्योंकि हम यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, बेसिकली हम यूनानी मेडिकल कॉलेज को हेड कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे बीयूएमएस एडमिशन की, बीयूएमएस की डिटेल्स पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोर्सेज में फर्क क्या होता है और इसमें एडमिशन किसमें एडमिशन लेना है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो आपका नीट का मेरिट होता है, तो हाईएस्ट मेरिट वाले बच्चे एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, उनका इंटरेस्ट मॉडर्न मेडिसिन की तरफ होता है, एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ होता है। वो कंप्लीट करने के बाद वो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। उसके बाद उनके पास स्कोप होते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे, एमएस करे, एमडी करे, फिर सुपर स्पेशलिटी करे, एमएस एमसीएच करे, डीएम करे, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी वगैरह वगैरह। जो बच्चों का इंटरेस्ट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ या आयुष की तरफ होता है, तो आयुष कोर्सेज की तरफ आते हैं, जैसे बीयूएमएस की तरफ, जैसे बीएएमएस की तरफ, जैसे बीएचएमएस की तरफ। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट डेंटल सर्जरी की तरफ होता है, वो बीडीएस की तरफ जाते हैं। अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें इन तमाम कोर्सेज को लेकर, तो एमबीबीएस और बीएचएमएस ये दोनों कोर्स टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जबकि बीयूएमएस जो कोर्स होता है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज का भी अमल दखल होता है। वो लैंग्वेजेस भी आपको आनी चाहिए। अब आयुर्वेद की बात करें बीएएमएस की, तो आपको इंग्लिश के साथ मराठी और संस्कृत भी आना चाहिए। ये लैंग्वेजेस इन कोर्सेज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, आपको इसके अलावा कोई और लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती, तो आपको एमबीबीएस या बीडीएस या बीएचएमएस करना चाहिए। अगर आपको उर्दू अरबिक से थोड़ा टच है, आपको आती है, तो आपको बीयूएमएस की तरफ आना चाहिए। अगर आपको मराठी संस्कृत आती है, तो आपको आयुर्वेद की तरफ या बीएएमएस की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। तो आइए बात करते हैं बीयूएमएस कोर्स की, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए, इसको प्रीवियसली इसको टर्म किया जाता था बीयूएमएस कोर्स को बीआईएमएस बैचलर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और उससे भी पहले एक डिग्री दी जाती थी, उसको कहते थे केटीजे यानी कामिले तिब्बो जराहत। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री है यूनानी मेडिसिन की, उसको कहा जाता है बीयूएमएस। तो बीयूएमएस जो कोर्स है, ये यूनानी मेडिसिन का कोर्स है। यूनानी मेडिसिन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्रीको अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो बुकरात की तालीमात पर मुश्तमिल है। इसमें सौदा, सफरा, बलगम और दम, ये 4 अखलाक पर बात की जाती है। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये डेवलप हुई बेसिकली ग्रीक में, और फिर ये अरब में आई, फिर यूरोपियन कंट्रीज में आई, और इंडिया में ये 11वीं सेंचुरी से प्रैक्टिस की जा रही है। इसलिए क्योंकि यूनानी मेडिसिन को इंडिया में 1000 साल से ज्यादा हो चुके, हमारी कंट्री इंडिया जो है वो बहुत ही बायोलॉजिकल कंट्री है, तो अब यूनानी मेडिसिन को भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इंटीग्रेशन क्या है, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि जो यूनानी मेडिसिन का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या आयुर्वेदिक मेडिसिन का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इसमें प्योर यूनानी मेडिसिन और प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एलोपैथिक मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी कुछ हिस्सा शामिल होता है सिलेबस में, और इसके डॉक्टर्स जो हैं वो ऑफिशियली मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिस करने की भी उनको इजाजत होती है। इसलिए ये दोनों सिस्टम्स को इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए कि बीयूएमएस कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बीयूएमएस कोर्स में टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं। तो बीयूएमएस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं बीयूएमएस फर्स्ट ईयर में, वो होते हैं उर्दू, अरबिक, मंतिक व फलसफा। दूसरा सब्जेक्ट होता है कुल्लियात उमूर तबिया यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। तीसरा सब्जेक्ट होता है तशरीहुल बदन यानी एनाटॉमी। ये हमारे टेक्निकल टर्म्स है सब्जेक्ट्स की, जिसके मैं आपकी आसानी के लिए इंग्लिश नाम भी बोल रहा हूँ। चौथा सब्जेक्ट होता है मनाफिउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी। तारीख तिब यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ये 5 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर बीयूएमएस में होते हैं। तो ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये कॉमन सब्जेक्ट है जो तमाम कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। एमबीबीएस में भी पढ़ाए जाते हैं, बीएएमएस में भी पढ़ाए जाते हैं, बीएचएमएस में भी पढ़ाए जाते हैं, और बीडीएस में भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है, उनके डेंटल रिलेटेड होता है। जो एडिशनल सब्जेक्ट यूनानी मेडिसिन में पढ़ाए जाते हैं वो अरबिक लैंग्वेज होती है, उर्दू लैंग्वेज होती है, मंतिक व फलसफा यानी लॉजिक एंड फिलोसफी होती है, और कुल्लियात उमूर तबिया होता है जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं यूनानी मेडिसिन के, और एक हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यानी तारीख तिब, ये एडिशनल सब्जेक्ट्स होता है।
अगर बात करें हम सेकंड ईयर के, तो सेकंड ईयर बीओएमएस भी 18 मंथ का होता है, प्रोफेशनल ईयर होता है। इसके भी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड ईयर में होता है पहला सब्जेक्ट इल्मुल अद्विया यानी फार्मेकोलॉजी। सेकंड सब्जेक्ट होता है इल्मुल सैदला वल मुरक्कबात यानी यूनानी फार्मेसी एंड कंपाउंड ड्रग्स। उसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट होता है माहियतुल अमराज यानी पैथोलॉजी। उसके अलावा चौथा सब्जेक्ट होता है तहफ्फुजी व समाजी तिब यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। उसके अलावा पांचवा सब्जेक्ट होता है इल्म तिब्बे कानूनी व इल्म सुमूम यानी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। और छठा सब्जेक्ट होता है शरीरियात व उसूल इलाज, बेडसाइड क्लिनिक एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सेकंड ईयर बीओएमएस के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर थर्ड ईयर बीओएमएस की बात करें तो थर्ड ईयर बीओएमएस में टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं नए करिकुलम के हिसाब से। पहला सब्जेक्ट होता है मुआलजात यानी मेडिसिन। दूसरा सब्जेक्ट होता है अमराज जिल्द व तज़ीनियात यानी डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी। तीसरा सब्जेक्ट होता है इलाज बित तदबीर यानी रेजिमिनल थेरेपी या जिसको आयुर्वेदा में पंचकर्मा कहते हैं। चौथा सब्जेक्ट होता है अमराज अतफाल व नौमौलूद यानी पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी। पांचवा सब्जेक्ट होता है इल्मुल जराहत यानी सर्जरी। छठा सब्जेक्ट होता है अमराज ऐनो उज़्नो अनफ़ो हलक व अस्नान, जो मेरा भी सब्जेक्ट है, यानी ऑफ्थेल्मोलॉजी, ईयर नोज थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री। उसके अलावा सातवां सब्जेक्ट होता है इल्मुल कबालत व निस्वा यानी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। और आठवां सब्जेक्ट अभी रिसेंटली ऐड किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह बीओएमएस में कुल 19 सब्जेक्ट होते हैं। आपने देखा कि उसके जो यूनानी टर्मिनोलॉजी है वो सब अरबिक टर्म्स हैं, तो इसलिए बीओएमएस कोर्स में इंग्लिश बहुत अच्छी आना चाहिए, साथ साथ उर्दू भी बहुत अच्छी आना चाहिए। ये बीओएमएस की एक रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि इंडिया में यूनानी मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं और महाराष्ट्र में यूनानी मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में टोटल मोर देन 57 यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफर करते हैं, बीओएमएस डिग्री ऑफर करते हैं। मोर देन 20 कॉलेजेस ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी एमएस ऑफर करते हैं बीओएमएस के बाद। और महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 7th यूनानी मेडिकल कॉलेजेस है इस वक्त। अगर कोर्स की बात की जाए तो बीओएमएस कोर्स जो है या एमबीबीएस कोर्स जो है या बीएचएमएस कोर्स है या बीडीएस कोर्स है, सब 5.5 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन होता है इसका, जिसमें से 4.5 इयर्स के प्रोफेशनल 18 मंथ्स के 3 एग्जाम होते हैं करंटली, और 1 साल की कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इस तरह से 5.5 ईयर के बाद आप एक कंप्लीट एमबीबीएस या बीडीएस या बीएएमएस या बीओएमएस या बीएचएमएस डॉक्टर बनते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र की बात करें, जैसा कि नीट आपने एग्जाम दिया, तो महाराष्ट्र में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट रन करती है, उनको हम गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं। एक वो होते हैं जिसको गवर्नमेंट फंडेड, वो जो फंडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं या एडेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, उनको हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस कहते हैं। और तीसरे वो कॉलेज होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जिनको कोई मैनेजमेंट कोई ट्रस्ट रन करता है। तो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट का यूनानी मेडिकल कॉलेज रिसेंटली स्टार्ट होने जा रहा है, अंडर प्रोसेस है, जो मसला श्रीवर्धन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में कहीं खुलने जा रहा है। उसकी प्रोसेस गवर्नमेंट में बड़ी तेजी से चल रही है। अगर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 3 गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है। हमारा जो कॉलेज है अंजुमन इस्लाम का डॉक्टर MIJT यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये महाराष्ट्र का फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट वे बैक टू 1940s हुआ था। 1968 से हमारे यहाँ यूनानी मेडिसिन की बाकायदा तालीम व तरबियत का इंतजाम जारी है। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस महाराष्ट्र में 3 है। एक हमारा अंजुमन इस्लाम डॉक्टर MIJ तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई, दूसरा जो ZBM यूनानी मेडिकल कॉलेज पुणे, तीसरा जो है मंसूरा यूनानी मेडिकल कॉलेज मालेगांव। ये 3 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 4 प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेजेस है। पहला जो है अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज अक्कलकुआ डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार। दूसरा जो है यूनुस फजलानी यूनानी मेडिकल कॉलेज कुंजखेड़ा डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। तीसरा जो है इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव। और चौथा जो है अल अमीन यूनानी मेडिकल कॉलेज मालेगांव। तो जब आप बीओएमएस एडमिशन के प्रोसेस से जाएंगे तो आप ये तमाम कॉलेजेस की डिटेल नेट पर अवेलेबल है। आप कॉलेज की बिल्डिंग, कॉलेज का डिटेल उनकी वेबसाइट पर जाकर भी स्टडी कर सकते हैं तमाम कॉलेजेस की, ताकि जब आप एडमिशन प्रोसेस में हो और जब आपको चॉइस फिलिंग करना हो तो आप सही कॉलेज का अपने मेरिट के लिहाज से सिलेक्शन कर सकें।
अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में जितने कॉलेजेस है सब में इंटेक कैपेसिटी 60 है, 60 इंटेक कैपेसिटी है, यानी बीयूएमएस के फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट एडेड यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है कि 85% सीट्स जो होती है यानी 51 सीट्स जो होती है स्टेट कोटा के लिए होती है, 15% यानी 9 सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है। इस तरह 100% एडमिशन होते हैं। उसके अलावा आपको मैं ये बताऊं कि जो स्टेट के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं वो स्टेट कोटा से अप्लाई नहीं कर सकते, उनको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ही अप्लाई करने का उनके पास एक ऑप्शन होता है। दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 70% कोटा यानी 42 सीट्स जो होती है वो स्टेट कोटा से होती है, 15% यानी 9 सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से होती है, और 15% यानी 9 सीट्स जो होती है वो एनआरआई की या मैनेजमेंट कोटा की होती है। ये तमाम सीट्स भी अंडर गवर्नमेंट प्रोसेस, गवर्नमेंट की निगरानी में भरी जाती है। इस तरह यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम रेगुलेटिंग अथॉरिटीज की बात करें कि यूनानी मेडिकल कॉलेजेस को कौन रेगुलेट करता है महाराष्ट्र में या इंडिया में, तो मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये रेगुलेट करता है, और स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट एडेड यूनानी मेडिकल कॉलेजेस है उनको डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, डायरेक्टर ऑफ आयुष, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आयुष ये उनको रेगुलेट करते हैं। और ये तमाम कॉलेजेस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक से एफिलिएटेड होते हैं। तो आइए बात करते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। एडमिशन क्राइटेरिया, अब आपने नीट क्वालिफाई किया, आपको नीट का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया, तो आपको एडमिशन प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए बीयूएमएस के लिए एडमिशन क्राइटेरिया का इल्म होना चाहिए। तो एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट शुड पास 12 साइंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये कंडीशन तमाम मेडिकल कोर्सेज के लिए कॉमन है। उसके अलावा पीसीबी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 300 में से 150 मार्क्स का होना लाजमी शर्त है, उसके बगैर एडमिशन नहीं हो सकता। अगर ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट 149 मार्क्स लाता है तो ही और शी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी मेडिकल कोर्स एडमिशन। उसके अलावा बात करें हम पीसीबी की, तो कैंडिडेट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन में आते हैं जैसे ओबीसी, एससी, एनटी वगैरह, तो इनको 40% मार्क्स होना जरूरी है। यानी 120 मार्क्स में से 300 में से कम 120 मार्क्स उनको मिलना लाजमी शर्त है। बच्चों में यह कंफ्यूजन होता है कि वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका परसेंटेज पीसीबी में 50 से कम होता है तो वो समझते हैं हम एलिजिबल नहीं है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 50% मार्क्स पीसीबी में जरूरी नहीं है, आप 40% मार्क्स भी लाते हैं तो एडमिशन आपका हो सकता है। उसके अलावा अगर जो कैंडिडेट है वो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ है लेकिन जनरल कैटेगरी में है तो उसको 45% मार्क्स का होना जरूरी है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी में है तो उसको 40% मार्क्स में एडमिशन मिल सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। हमने कोटा की बात की, स्टेट कोटा में जैसे 85% एडमिशन होते हैं तो जो स्टेट कोटा के 85% यानी 51 सीट्स होते हैं उनके लिए कैंडिडेट को एसएससी, एचएससी महाराष्ट्र स्टेट से पास होना जरूरी है। उसने अपना एचएससी एग्जामिनेशन, अपना एसएससी एग्जामिनेशन ये दोनों महाराष्ट्र स्टेट से पास किया होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। ऑल इंडिया कोटा के जो एडमिशन होते हैं 9 सीट्स जो होती है 15% कोटा, उसके लिए कैंडिडेट के पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इंडियन होना चाहिए, इतना काफी है। तो जो वेबसाइट है ये हमने हमारी इस पर शो कर रहे हैं हम उसको, आप इस वेबसाइट के थ्रू CTCell mahacity.org इसके जरिए जाके आप स्टेट कोटा के एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा के लिए AA.CC.government.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं BUMS के एडमिशन क्राइटेरिया की।
जैसा हमने आपको बताया कि आपने 12 साइंस विद पीसीबी पास होना चाहिए, आपने नीट एग्जामिनेशन अपीयर होना चाहिए, नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। नीट का जो कट ऑफ है वो हर साल अलग अलग होता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करती है कि ये नीट का कट ऑफ है। फिर जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ती है तो कट ऑफ कभी कभी नीचे भी आता है। तो जो नीट का कट ऑफ है वो हर साल का अलग होता है, वो आपको वेबसाइट से इल्म हो जाएगा कि इस साल के नीट का कट ऑफ क्या है जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया 17 इयर्स की कम से कम स्टूडेंट की एज होना चाहिए, यानी जिस साल वो एडमिशन ले रहा है उसके 31 दिसंबर या उससे पहले उसकी पैदाइश जो है वो, अगर आप वो बीओएमएस 2025-26 के लिए आना चाह रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ या तो 31 दिसंबर ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2008 होना चाहिए। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट 31 दिसंबर तक फर्स्ट ईयर बीओएमएस के लिए 25 साल के अंदर होना चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एडिशनल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें बीयूएमएस के लिए तो क्या एडिशनल एलिजिबिलिटी है जो दूसरे मेडिकल कोर्सेज के लिए नहीं है, तो वो है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद उर्दू और अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक स्पेशल कंडीशन है, अगर आप बीयूएमएस में आना चाह रहे हैं तो आपको उर्दू और अरबिक या पर्शियन ये तीनों में से कोई एक लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट आपकी एसएससी या एचएससी लेवल पर होना चाहिए। ये कंडीशन रिवाइज्ड हुई है गुज़िश्ता चंद साल पहले। तो अब आप अगर बीओएमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपके पास एसएससी या एचएससी लेवल पर यह सब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास एक रास्ता और खुला हुआ है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर बीओएमएस में अरबिक और उर्दू लैंग्वेज 100 मार्क्स का एक पर्चा देना पड़ेगा, एक पेपर देना पड़ेगा, ये लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको मंतिक फलसफा का भी एक पेपर 100 मार्क्स का देना पड़ेगा। तो ये स्पेशल कंडीशन है। तो मेरा मशवरा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीओएमएस में दाखिला लेना चाहते हैं, अगर वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो उनको उर्दू बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो उर्दू यूज होती है वो टेक्निकल उर्दू होती है जिसमें अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, जैसे उमूरे तबिया, जैसे असबाब सित्ता जरूरिया, इस तरह की टर्म यूज होती है। तो आपको बहुत अच्छी उर्दू अगर नहीं आती है तो आप बहुत अच्छी उर्दू सीखने के बाद ही बीओएमएस में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज आपको हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तमाम सब्जेक्ट्स जो होते हैं यूनानी सब्जेक्ट्स, उसमें उर्दू और अरबिक की और पर्शियन की जरूरत पड़ती है। तो आपको बीओएमएस में एडमिशन लेने से पहले ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए या आपने बीओएमएस एडमिशन लेने के बाद ये लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं जिनके पास उर्दू बैकग्राउंड नहीं होता है, तो बाकी जो मेडिकल सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो तो क्लियर कर जाते हैं लेकिन लैंग्वेजेस में अटक जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि मेडिकल कोर्सेस में जो एडमिशन के बाद एग्जामिनेशन का एक लिमिट होता है कि आप 3 बार या 5 बार ही एग्जामिनेशन देते हैं, अदरवाइज आपका एडमिशन खुद ब खुद कैंसिल होता है। तो हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, अपनी एकेडमिक करियर में, कि जो उर्दू अरबिक लैंग्वेज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में भी पास नहीं कर पाए और फिर उनको कोर्स छोड़ना पड़ा। तो ये करियर बड़ा जबरदस्त डिस्टर्ब होता है कि आपके साथ जिन्होंने एडमिशन लिया था वो फाइनल ईयर बीओएमएस में पहुंच गए और सिर्फ आप लैंग्वेज नहीं आने की वजह से फर्स्ट ईयर में अटके हुए हैं और अल्टीमेटली आपको कोर्स छोड़ना पड़ रहा है। तो ये बड़ा सेटबैक होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एडमिशन लेने से पहले इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। आइए बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं बीओएमएस एडमिशन के लिए। तो जैसा कि हमने बात की, इसकी लिस्ट भी हम जारी कर रहे हैं। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, सबसे पहले मार्कशीट होना चाहिए नीट यूजी 25 की। उसके अलावा आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आजकल एक ही साथ आता है। उसके अलावा आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। आपके पास एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, ये तमाम, और उसके अलावा आपके पास एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें आपको, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले रेडी कर लेना चाहिए ताकि आपको एडमिशन में कहीं प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा हम जब एडमिशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के नाम में बड़ा वेरी होता है, बच्चों के नाम बड़े वेरी करते हैं। मतलब एक डॉक्यूमेंट में कुछ नाम है, दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ नाम है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड भी रखिए, एचएससी एसएससी सर्टिफिकेट भी रखिए, डोमिसाइल नेशनलिटी भी रखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी रखिए,
और तमाम डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि आपका एडमिशन स्मूथ हो सके, प्रॉपर हो सके। एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको जैसे हमने जो वेबसाइट बताई उस पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद गवर्नमेंट के राउंड्स डिक्लेयर होते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो राउंड्स फॉलो करना है। फिर चॉइस फिलिंग का एक मरहला आता है, तो उसमें अपने को चॉइस फिलिंग करना होती है। आपके मेरिट से जो कॉलेज मैच कर रहा है, उसमें जो कॉलेज आपको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है वो कॉलेज आप चूज कीजिए। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा गवर्नमेंट से एडेड कॉलेजेस के लिए, और फिर आप कॉलेज जाके अपने डॉक्यूमेंट्स शो करके आप फीस भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, तो आप डॉक्यूमेंट में बड़े मुहतात रहिए, क्योंकि एक बार कॉलेज वेरीफाई करता है, फिर एक बार रीवेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास भेजता है, फिर एडमिशन अथॉरिटी के बाद उसको यूनिवर्सिटी भी वेरीफाई करती है। तो तीनों चारों मरहले हैं, इनमें आपके डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर हो तो आपको किसी भी मरहले में दिक्कत नहीं आ सकती। अगर किसी एक मरहले में थोड़ा सा आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ आगे पीछे हो गया तो अगले मरहले में आप अटक जाते हैं। और आप जानते हैं कि एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई, राउंड्स कंप्लीट हो गए, तो फिर आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो आप डॉक्यूमेंट्स के लिए बड़ा केयरफुल रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम के लिए। उसके अलावा जो कैंडिडेट, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास अपने रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए। उसके अलावा उनके पास एससी एनटी जो जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपके पास अकॉर्डिंगली वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप एडमिशन अथॉरिटी को बता सके आपका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो। तो आइए बात करते हैं स्कोप ऑफ बीयूएमएस की। अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज बीयूएमएस, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ सीट्स इन महाराष्ट्र, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन महाराष्ट्र, अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। आइए अब बात करते हैं कि स्कोप क्या होता है। बीयूएमएस करने के बाद आपके पास क्या क्या रास्ते खुले हुए, आपका मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है, या आपके पास बीयूएमएस करने के बाद कोई रास्ता नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि बीयूएमएस करने के बाद आपके पास बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। वो तमाम ऑप्शंस तकरीबन आपके पास ओपन है जो किसी भी और स्ट्रीम से डॉक्टर बनने के बाद होते हैं। तो बीयूएमएस करने के बाद आप सबसे पहले, अगर आपने बीयूएमएस कंप्लीट किया, आपने रोटरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का कंपल्सरीली कंप्लीट किया, तो फिर हम आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद आपको डिग्री और रजिस्ट्रेशन मिलती है और आप एक कंप्लीट क्वालिफाइड डिग्री होल्डर रजिस्टर्ड बीयूएमएस डॉक्टर बन जाते हैं। तो बीयूएमएस डॉक्टर बनने के बाद आपके पास एक स्कोप, एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट करें एज ए फैमिली फिजिशियन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्योर यूनानी प्रैक्टिस करें एज ए यूनानी कंसल्टेंट। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हायर स्टडीज की तरफ जाए। आपने बीयूएमएस पास किया, फिर आप AIA PGET एग्जाम दीजिए, मतलब ऑल इंडिया आयुष एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम दीजिए, और आपको यूनानी के MD और MS कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा। यूनानी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स अवेलेबल है। तो आप MS इन जनरल सर्जरी, MS इन गायनिक ऑप्स कर सकते हैं, और आप MD इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ यूनानी मेडिसिन तकरीबन कर सकते हैं। MD करने के बाद आप अगेन प्रैक्टिस की तरफ आ सकते हैं। आप स्पेसिफिक यूनानी प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए यूनानी कंसल्टेंट। आप अपना एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप अपना एक रिसोर्ट खोल सकते हैं, आयुष हर्बल रिसोर्ट, और उसके अलावा आप एक स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप यामा सेंटर या आप इलाज बिल तदबीर सेंटर खोल सकते हैं। उसके अलावा आप MD MS करने के बाद एकेडमिक्स में आ सकते हैं। आप किसी यूनानी मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगेन फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। जब आप वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप टीचर बनने के लिए अहल होते हैं, टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स कहते हैं उसको। और उसके बाद फिर आप जब टीचिंग में आते हैं तो इनिशियली आप लेक्चरर की कैपेसिटी में आते हैं। जब आपके पास लेक्चरर का 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर बनते हैं। आपके पास जब रीडर का 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, डीन डायरेक्टर बन सकते हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में। ये भी एक बहुत अच्छा करियर है एकेडमिक्स में, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट एडेड यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं, UGC स्केल मिलता है, बहुत बाइज्जत जिंदगी मिलती है। अपने करियर के साथ आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी बनाने का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है।
उसके अलावा आप बीओएमएस कंप्लीट करने के बाद या पीजी कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर है, रिसर्च ऑफिसर है। उसके अलावा आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं बीओएमएस कंप्लीट करने के बाद, जैसे पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। उसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है बीओएमएस करने के बाद आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आप आईएएस और आईपीएस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीओएमएस कंप्लीट किया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की तैयारी की और वो आज आईएएस और आईआरएस के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे स्कोप है, बीओएमएस कंप्लीट करने के बाद रास्ते खुले हुए हैं। आपके इंटरेस्ट पर, आपकी जहानत पर, आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर डिपेंड करता है कि आप कहां तक जा सकते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एक शेर कहता हूं कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।